आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि हम इस महा सीरीज़ के अंतर्गत सारे सब्जेक्टों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल बेसिक से, इसी संदर्भ में हम इकोनॉमी के पार्ट को भी पढ़ रहे थे, जिसमें इकोनॉमी के अंतर्गत हमने दोस्तों पहला लेक्चर पढ़ा था अभी इकोनॉमी का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा इकोनॉमी का, कि इकोनॉमिक्स क्या है पहले तो ये बता, फिर दोस्तों इकोनॉमी क्या है, और इसके अलावा दोस्तों इसके बाद हमने ये समझा कि माइक्रो एंड मैक्रो जो इकोनॉमी है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इस चीज़ को आप, मुझे आशा है कि बेहतर तरीके से समझ के होंगे। जिन दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा वो दोस्तों से निवेदन है कि वो हमारा पिछला वीडियो देखें ताकि हम आगे आप इसको अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, कई बार एक ऐसी अवधारणा चल रही थी इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी है वो राजनीति से क्या है स्वतंत्र है, मतलब ये माना जाता था कि इकोनॉमी और राजनीति में कोई रिलेशन नहीं है। परंतु धीरे धीरे जब चीज़ें विकसित हुई, क्योंकि पहले राजनीति का उद्देश्य केवल शासन तक सीमित था, लेकिन अब राजनीति आपको पता है कि एक जन कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर करके आई है, अब राजनीतिक सामाजिक न्याय के रूप में उभर आई है। तो इसलिए अब राजनीति है वो इकोनॉमी से अब धीरे धीरे जुड़ना चालू हुई। इसलिए वर्तमान समय में या पिछले बहुत समय बाद इकोनॉमी को ये देखा गया कि इकोनॉमी है वो राजनीति से स्वतंत्र नहीं रह सकती, अर्थात इसके लिए एक इकोनॉमी अंतर्गत नई अवधारणा आई विकसित होकर की, उसे बोला गया पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर बात करें, जिसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसका मतलब यह है कि देखो, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था और राजनीति इन दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाना जरूरी है। अर्थात राजनीति को अर्थशास्त्र से जोड़कर और अर्थशास्त्र को राजनीति से जोड़कर हमें अध्ययन करना होता है। उस प्रक्रिया को, उस व्यवस्था को हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं या राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों इन दोनों में इंटर रिलेशन है। अब इंटर रिलेशन को हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे, कि ये है मान लो पॉलिटिक्स और ये है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हमें दो तरीके से समझना है कि कैसे इनमें इंटर रिलेशन है। उस इंटर रिलेशन को ही हम, दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि है तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट, लेकिन जब आप कोई मेंस का अच्छे से आंसर लिखेंगे, तो मान लो आप इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हैं, तो उसको जब पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख के देखेंगे कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया जा रहा है, तो बिकॉज कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जरूरी है, क्योंकि समाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, ये चीज़ें जरूरी है। तो इसलिए हम एक एक चीज़ को यहाँ देखेंगे कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। तो ये बात अगर हम बात करें कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, और इन दोनों का जो इंटर रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी। यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि राजनीति को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर या अर्थव्यवस्था को राजनीति के साथ जोड़कर जिस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गई, लेकिन कैसे इनमें इंटर रिलेशन है। तो दोस्तों इंटर रिलेशन का मतलब है कि पॉलिटिक्स जब इकोनॉमी को प्रभावित करें या इकोनॉमी जब पॉलिटिक्स को प्रभावित करें, तो इसे ही बोलते हैं हम इंटर रिलेशन। अब कैसे, कि आपने देखा होगा पॉलिटिक्स कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करती है, इसके एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, या हम पॉलिटिकल बोल सकते हैं इसको, पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिक्स। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में भारत क्या है, एक डेमोक्रेसी है। दोस्तों भारत क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। तो भारत वेलफेयर स्टेट है, इसलिए वो सोशल जस्टिस, ठीक है, इसलिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसलिए वो इकोनॉमिक जस्टिस। अब इनकी परिभाषा आप पहले से जान सके होंगे। इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस का मतलब है इकोनॉमिक और सोशल जो वस्तुएं होती हैं उन तक सभी की उचित पहुंच हो, उचित रीच हो। तो दोस्तों जब हमारा वेलफेयर स्टेट है, तो भारत के लिए ये चीज़ें उद्देश्य है, भारत की जो राजनीति है उसका ये उद्देश्य है। तो राजनीति के द्वारा इन उद्देश्यों की जब पूर्ति की जाती है, तो हमें इकोनॉमी को ये प्रभावित करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि इनकी पूर्ति के लिए हमने क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने वित्तीय समावेशन किया, हमने आर्थिक नियोजन सिस्टम को अपनाया। तो राजनीतिक सिस्टम ने इकोनॉमिक सिस्टम को प्रभावित किया। राजनीतिक सिस्टम हमारा क्या था कि सामाजिक न्याय, जन कल्याण और न्याय आधारित जो राजनीति हमें प्राप्त करनी थी, जिन उद्देश्यों को हमें प्राप्त करना था, उनकी पूर्ति के लिए हमें किस किस को जरूरी था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वित्तीय समावेशन
और भूमि सुधार। और इसलिए दोस्तों इकोनॉमी को या भारतीय इकोनॉमी को इन्होंने प्रभावित किया। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उससे भारतीय इकोनॉमी प्रभावित हुई। भारतीय इकोनॉमी में जो सार्वजनिक बैंक है उनकी भूमिका बदल के आई। तो इस प्रकार से इन चीज़ों ने क्या किया, इकोनॉमी को प्रभावित किया। तो आप समझ गए होंगे एक अंतरलेशन कि किस प्रकार से राजनीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये राजनीतिक विचार है, क्योंकि उदारीकरण एक पॉलिटिकल थ्योरी है। ये सभी पॉलिटिकल थ्योरी है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी ने इकोनॉमी को प्रभावित किया है। जब हमने एलपीजी को अपनाया है, तो एलपीजी को जैसे ही हमने अपनाया है तो हमारी इकोनॉमी क्या है, ओपन हुई, लिबरल हुई और प्राइवेट हुई। तो इससे हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, एफडीआई बढ़ा और हमारा ट्रेड बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो उदारीकरण, निजीकरण, जो वैश्वीकरण की जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन जब हमने इकोनॉमी में किया तो हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ज़्यादा ओपन हुई, ज़्यादा उदारवादी हुई, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा। तो दूसरा एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति इकोनॉमी को प्रभावित करती है। एक एग्जाम्पल दोस्तों आपके साथ ये है, एक एग्जाम्पल ये होगा, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये हो गया। तीसरा और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे 2016 में हमने विमुद्रीकरण को अपनाया। अब दोस्तों 2016 में विमुद्रीकरण को अपनाया, तो विमुद्रीकरण की जो पूरी प्रक्रिया जो फॉलोअप की थी वो किसने की थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर ने किसकी वजह से ज़्यादा, अगर कोई जॉइंट सरकार होती, अगर कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं होती, जैसे मान लो कोई जॉइंट सरकार होती, या अगर कह सकते हैं हम पूर्ण बहुमत नहीं होता सरकार के पास, तो एक प्रधानमंत्री तुरंत ये डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन चूंकि हमारी वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत के साथ थी, इसलिए एक प्रधानमंत्री के द्वारा तुरंत और तुरंत, मतलब बहुत फास्टली डिसीजन लिया गया और विमुद्रीकरण को इम्प्लीमेंट किया गया। अर्थात विमुद्रीकरण को इम्प्लीमेंट करना एक पॉलिटिकल प्रोसेस थी, ठीक है ना, एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, लेकिन इसने दोस्तों हमारी करप्टेड इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल या हमारे फिस्कल जो कानून है, राजकोषीय जो कानून है, इनको भी परिवर्तित किया। और इसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, सभी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अर्थात जो ये विमुद्रीकरण की जो प्रक्रिया है ये पॉलिटिकल कारणों की वजह से हुई। पॉलिटिकल कारण क्या थे, ये आपने सुना होगा कि भाई ब्लैक मनी को हमें रोकना है, हमें ब्लैक मनी को रोकना है, ठीक है। इसके अलावा टेररिज्म को, जो टेरर फंडिंग होती है उसको रोकना है। तो टेरर फंडिंग क्यों रोकना है हमें, भाई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। फेक करेंसी को रोकना है, ये क्या है, सब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स पॉलिटिकल पार्ट हो गया। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का जो पॉलिटिकल पार्ट है इसने भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित किया, क्योंकि इसकी वजह से हमने क्या किया, विमुद्रीकरण किया। और विमुद्रीकरण की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा बैंकिंग सेक्टर, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, सारे सभी क्षेत्रों पे डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिला। चाहे आप कह सकते हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़े, चाहे हम डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़े। तो इस प्रकार से एक बात आपने साफ देखी होगी कि किस प्रकार से इकोनॉमी को प्रभावित करती है। और इन दोनों का जब एक साथ अध्ययन करेंगे, उसी अध्ययन को बोलेंगे पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हम क्या अर्थव्यवस्था का अध्ययन स्वतंत्र होकर कर सकते हैं, कि अर्थव्यवस्था का संबंध इकोनॉमी से नहीं, वो पॉलिटी से नहीं है। तो उस बात को गलत साबित करने के लिए आपके पास ये एग्जाम्पल होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसा ही नहीं दोस्तों, 2016 में चीन और यूएसए में जो ट्रेड वार हुआ वो एक पॉलिटिकल इशू था। वो उनके इंटरनेशनल रिलेशन थे, क्योंकि यूएसए और चाइना दोनों क्या सुपर पावर की होड़ में चल रहे हैं, दोनों शक्ति सर्वोच्चता की होड़ में चल रहे हैं। इस कारण दोनों में कंपटीशन हो रहा है, और कंपटीशन की वजह से दोनों में क्या हो रहा है कि एक तरह से रिलेशन बहुत खराब हो रहे हैं। और इन रिलेशनों का प्रभाव आप देख सकते हैं कि चीन के व्यापार और यूएसए के व्यापार पर पड़ रहा है, और इससे उनकी इकोनॉमी भी क्या करती है, प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार जो यूएसए और चाइना में जो ट्रेड वार चल रहा है, जो मुख्य रूप से उनकी पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्योंकि आपको पता है यूएसए क्या है, पूंजीवादी, चाइना क्या है, साम्यवादी। तो इन दोनों में जो राजनीतिक विचारधारा है, इन दोनों की इन राजनीतिक विचारधारा में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये कन्फ्लिक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रेड वार में। और ट्रेड वार किसको प्रभावित कर रहा है, आपके एफडीआई को प्रभावित कर रहा है, आपकी विश्व के व्यापार को, विश्व की इकोनॉमी को, विश्व की डिमांड को, विश्व के आयात को, निर्यात को, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि देखो अगर अमेरिका और चीन में ट्रेड वार रहेगा तो इससे क्या होगा कि विदेशों में एफडीआई नहीं बढ़ेगी, इससे वस्तुओं एवं सेवाओं का तीव्र गति से फ्लो नहीं होगा, इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डिमांड है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन और अमेरिका का जो ट्रेड वार का घटना है वो पॉलिटिकल चीज़ से प्रभावित है।
लेकिन उसने क्या इकोनॉमी को प्रभावित किया। तो अभी तक हमने एक चीज़ को समझा कि पॉलिटिकल कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और जब प्रभावित करते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एक साथ अध्ययन करना जरूरी है। और इसी एक साथ के अध्ययन को बोलते हैं हम पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप समझ होंगे पॉलिटिकल अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। लेकिन दूसरा पहलू है कि अर्थव्यवस्था भी राजनीति को प्रभावित करती है, इकोनॉमी भी पॉलिटी को प्रभावित करती है। जैसे आपने देखा होगा 2008 की आर्थिक मंदी हुई या 2020 का कोविड-19 हुआ, 2020 में कोविड-19 जैसी घटना हुई। इससे क्या हुआ कि सारी इकोनॉमी क्या हो गई, डिफेक्ट हो गई, मंदी की स्थिति आ गई। अब मंदी की स्थिति आ गई तो हर राज्य, हर देश अपनी अपनी मंदी की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, संरक्षणवाद की नीति ला दी। उन्होंने क्या, स्ट्रिक्ट व्यापार की नीति ला दी। क्या कि अब उन्होंने दूसरे देशों को जो ट्रेड पे विभिन्न प्रकार के उन्होंने कस्टम ड्यूटियाँ लगा दी, विभिन्न प्रकार के कंट्रोल बढ़ा दिए। तो इससे क्या है कि संरक्षणवाद क्या है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। संरक्षणवाद एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक हितों की प्राप्ति करने के लिए अन्य देशों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाया, टैक्स लगा करके अपने व्यापारिक हितों को पूर्ण करें। मतलब एक तरह से दूसरे देशों के मार्केट को, व्यापार को या उनकी आने वाली वस्तुओं को रोक दे अपने मार्केट में। तो उसे बोलते हैं संरक्षणवाद। जैसे देखा होगा अभी अमेरिका संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहा है। जैसे क्या करता है कि अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहा है, अमेरिका चाइना की वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी, विभिन्न प्रकार के टैक्स है, शुल्क है, इनको बढ़ा रहा है। तो ये क्या है, ये सब संरक्षणवाद के ही एग्जाम्पल है। तो ये चीज़, एक चीज़ इसमें चल रही है। तो बोल रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म में बढ़ना एक पॉलिटिकल इंसिडेंट है। लेकिन किसकी वजह से हुआ है, 2008 की इकोनॉमिक घटनाएं। क्योंकि जब 2008 की इकोनॉमिक घटनाएं हुई तो 2008 की इकोनॉमिक जो मंदी आई, इस मंदी से क्या है कि अमेरिका का जो हम कह सकते हैं अमेरिका का जो वो अर्थव्यवस्था है वो डाउन हो गई। और इसकी वजह से जो वहाँ की कंपनियाँ हैं ये वो ज़्यादातर विदेशों में जाके निवेश करने लग गई। और विदेशों से जब अमेरिका में व्यापार होता था तो अमेरिका क्या है कि फ्री पॉलिसी अपनाता था कि भाई उनको ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाए। इससे अमेरिका का क्या है, ट्रेड डेफिसिट होने लगा। और ये ट्रेड डेफिसिट से बचने के लिए अमेरिका ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया। तो ये पॉइंट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पॉलिटी का इकोनॉमी के साथ रिलेशन है तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि इकोनॉमी पॉलिटी को स्पष्ट रूप से प्रभावित कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 1991 में भारत में क्या हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, आर्थिक सुधार हुए। क्या हुए, आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार का उन्होंने क्या अपनाया, एलपीजी। तो इस एलपीजी क्या है, एक पॉलिटिकल इंसिडेंट है। और उसने क्या प्रभावित किया, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। क्या, कैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में एफडीआई आया, हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार बढ़ा, हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। ठीक है ना, ठीक है ना। इस तरीके से विदेशी कंपनी आई भारत में। और जब विदेशी कंपनी आएंगी तो विदेशी रिलेशन और बढ़ेंगे, और विदेशी रिलेशन और बढ़ेंगे तो फिर इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा और यूएनओ या अन्य संस्थाओं में भारत का सहयोग बढ़ेगा, भारत की महाशक्ति की छवि बढ़ेगी और भारत का राजनीतिक रूप से एक लोकप्रियता बढ़ेगी। तो एक मैं ये चीज़ बताना चाह रहा कि किस तरीके से पॉलिटी इकोनॉमी पॉलिटी को प्रभावित करती है। डेफिनेटली दोनों में इंटर रिलेशन होता है और इसी इंटर रिलेशन की स्टडी को हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक अर्थव्यवस्था का एक प्रारूप था उदारवादी। आपने सुना होगा उदारवादी अर्थव्यवस्था। यह उदारवादी एक विचारधारा है जो मुख्य रूप से किस पे फोकस करती है, स्वतंत्रता पे फोकस करती है, जो केवल व्यक्ति पे फोकस करती है। ठीक है, जो अधिकारों की बात करती है, जहाँ व्यक्ति सर्वोच्च है, स्वतंत्र है, व्यक्ति अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करेगा और जो व्यक्ति ज़्यादा सक्षम होगा उसे ज़्यादा मिलेगा, जो कम सक्षम होगा उसको कम मिलेगा। तो इसी उदारवादी विचारधारा को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने कहा कि भाई इकोनॉमी को राज्य क्यों कंट्रोल करें, इकोनॉमी को यानी कि आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के जो आर्थिक क्रियाकलाप है उनको राज्य क्यों कंट्रोल करें। क्यों, उसको राज्य को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, विवेकशील है। और विवेकशील का मतलब हर व्यक्ति में अपनी क्या है, समझदारी है। और समझदारी के कारण जो हर व्यक्ति अपना अच्छा करेगा, हर व्यक्ति अपना अच्छा चाहेगा, है ना, हर व्यक्ति अपना अच्छा करेगा। तो उसी प्रकार से बाजार में हर व्यक्ति कौन है, एक है सेलर और एक है परचेजर, ये दो है। तो सेलर अच्छा अपना क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो,
और खरीदार ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहेगा, जिनको बोलते हैं कंज्यूमर बोल सकते हैं, कस्टमर बोल सकते हैं। कस्टमर भी विवेकशील है, और विवेकशील होने के बाद कस्टमर क्या चाहेगा कि भाई उसको अधिकतम संतुष्टि हो। तो किसी एक्स वस्तु को सेलर उसी प्राइस पे बेचेगा जिस पे उसको सबसे ज़्यादा क्या हो, मतलब लाभ हो, और कस्टमर उसी प्राइस पे उस वस्तु को खुद खरीदेगा जिसे न्यूनतम मूल्य दे करके उसको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो ये जिस पॉइंट पे दोनों मिलेंगी उसी बस पॉइंट पे क्या होगी, वस्तु की क्या होगी, प्राइस डिसाइड होगी। और जब कस्टमर और सेलर की क्षमताओं के आधार पर, उनकी ज़रूरतों के आधार पर डिसाइड होती है, तो फिर राज्य कौन होता है जो कीमतों को निर्धारित करे। इसलिए राज्य का इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, ये बात बोली थी एडम स्मिथ के द्वारा। और इसलिए इकोनॉमी में क्या उत्पादन करना है, क्या बेचना है, ये राज्य डिसाइड नहीं करके क्या डिसाइड होगी, बाजार। अगर मान लें बाजार में मोबाइल फ़ोन की डिमांड ज़्यादा है तो मोबाइल फ़ोन का उत्पादन होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार कही दे भाई रक्षा क्षेत्र में उत्पाद करो, तो ऐसा नहीं होगा। बाजार इकोनॉमी अपनी डिमांड और सप्लाई चलेगी। जिस वस्तु की ज़्यादा डिमांड होगी, एक सप्लायर उसी का उत्पादन ज़्यादा करेगा, और उपभोक्ताओं को अपनी प्राइस पर जितनी ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी उसी प्राइस पे वो खरीदेगा। तो इसलिए इकोनॉमी में राज्य की ज़रूरत नहीं है, ये बात बोली एडम स्मिथ ने। और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम उदारवादी कॉन्सेप्ट। इसने बोला कि बाजार कंपटीशन होगा। बाजार में ऐसा नहीं है कि एक ही खरीदार होगा, एक ही बेचने वाला। बाजार में बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे बेचने वाले होंगे। इससे बाजार में क्या होगा, एकदम से सहयोग, बाजार में अपने आप ही इससे बाजार में क्या होगा, कंपटीशन होगा। जिसको जहां अच्छा लगेगा वहीं होगा, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं चलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा उपभोक्ता और उत्पादक की संतुष्टि क्या था, मैंने बोला अभी, मैं आपको समझ रहा कि इसमें जो प्राइस डिसाइड होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि कौन डिसाइड करेगा, मार्केट। और मार्केट कैसे डिसाइड करता है, उपभोक्ता और उत्पादक की संतुष्टि के आधार पर। दोस्तों यदि आप उपभोक्ता है, आपको कोई टीवी खरीदनी है मतलब आप उपभोक्ता होगे, क्योंकि उसको एक तरह से आप कंज्यूम करेंगे। तो टीवी को आप कब खरीदना चाहेंगे, जब आपको कम से कम कॉस्ट में अधिकतम सेटिस्फाइड मिले, यानी कम से कम कॉस्ट में आपको अधिकतम संतुष्टि मिले। तो मार्केट इकोनॉमी, जो उदारवादी इकोनॉमी जिसे हम पूंजीवाद इकोनॉमी बोलते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कि किसी वस्तु की कीमत कैसे डिसाइड होगी। जैसे अगर आप बात करेंगे तो किसी वस्तु को, मान लें कोई वस्तु टीवी है, तो टीवी की डिसाइड कैसे होगी कि एक उपभोक्ता को लगेगा कि मुझे कितनी प्राइस पे ये फायदेमंद रहेगी, और एक उत्पादक है उसको लगेगा कि मैं कितनी प्राइस पे बेचूँ कि मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो जब ये उपभोक्ता और उत्पादक जिस बिंदु पर इसको डिसाइड कर लेंगे, उसी बिंदु पर इसकी प्राइस डिसाइड हो जाएगी, और इसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है ना। तो उदारवादी किस पे काम करती है, मार्केट वैल्यू पे काम करती है। ये लाभ पर केंद्रित होती है। इन्होंने बोला कि भाई हर व्यक्ति अपना प्रॉफिट चाहता है, क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, विवेकशील है। और विवेकशील का मतलब हर व्यक्ति समझदार है, क्यों, क्योंकि वो अपना फायदा जानता है। तो हर व्यक्ति जब अपना फायदा जानता है तो ऑब्वियसली किस पे केंद्रित होगी, लाभ पे केंद्रित होगी। सरकारी विनियमन, इसमें बोला है कि सरकारी जो विनियमन है वो एकदम निम्न होगा। सरकार का काम यह है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। उसकी जिम्मेदारी है कि उत्पादक को वो एनवायरमेंटल उपलब्ध करवाए, यानी कि क्या करवाए, एनवायरमेंटल ईज ऑफ डूइंग उपलब्ध करवाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये उपलब्ध करवाए, ताकि एक उत्पादक उत्पादन कर सके। और उपभोक्ताओं के लिए इतना रोजगार होना चाहिए कि उपभोक्ता वस्तुओं की क्या कर सके, डिमांड कर सके। ये काम करना है सरकार का। तो सरकार बेसिकली क्या कर सकती है, एक तो टैक्स लगा सकती है, ठीक है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं खुद कंपनी चलाएगी। इन्होंने बोला सरकार खुद कंपनी नहीं चलाएगी, क्योंकि अगर सरकार कंपनी चलाएगी तो वो इकोनॉमी के आधार पर नहीं, बल्कि हो सकता है कि सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए चलाए। सरकार के ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस हो सकती है, तो उससे इकोनॉमी को डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल कैसे डिस्टर्बेंस होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लो ये एक तो है पब्लिक बैंक और एक है प्राइवेट बैंक। पब्लिक में गवर्नमेंट का है, ये वेलफेयर पे काम करेगा, भाई इसको ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है। और प्राइवेट बैंक के बेचारा वो तो आपको पता है प्रॉफिट पे काम करेगा। अब पब्लिक बैंक ने बोला कि भाई हम सबको 3% इंटरेस्ट पे क्या दे देंगे, लोन दे देंगे। तो उपभोक्ता किधर चले जाएंगे, पब्लिक बैंक के पास। अब प्राइवेट बैंक के पास लोन लेने के लिए जो लोग नहीं आएंगे, तो प्राइवेट बैंक का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा इकोनॉमी में। और जब प्राइवेट बैंक खत्म हो गए तो इसकी क्या है, एक टाइम के बाद चली जाएगी मोनोपोली पब्लिक बैंक की। और पब्लिक बैंक की जैसे ही मोनोपोली रहेगी, पब्लिक बैंक में आपको पता है करप्शन होगा, पब्लिक बैंक की एफिशिएंसी कम होगी, और बैड लोन है वो बढ़ जाएगा। और इससे क्या है कि पब्लिक बैंक की जब परफॉर्मेंस खराब होगी तो ये पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मैं एक एग्जाम्पल बोला, इसलिए बोला है कि सरकार का केवल इतना काम होगा कि वो रेगुलेट करे, उससे ज़्यादा वो खुद एक्टिव नहीं होगी। सारा एक्टिव क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है दोस्तों, उसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं उदारवादी इकोनॉमी। उसी इकोनॉमी को बोलते हैं हम किस पर,
पूंजीवाद इकोनॉमी। तो मैं जो आपको अब तक समझा रहा हूँ, तो पूंजीवाद इकोनॉमी की बेसिक चीज़ें होती है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ बोली जाती है कि इसमें ध्यान रखना, केवल व्यक्तिगत आर्थिक कारकों को तर्कसंगत होने पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत का मतलब है कि इसमें व्यक्ति क्या है, एक व्यक्तिगत क्या होगा, एक होता उत्पादक, और एक व्यक्तिगत क्या होगा, उपभोक्ता। हाँ, उत्पादक क्या चाहेगा, प्रॉफिट। उपभोक्ता क्या चाहेगा, सेटिस्फिकेशन। अब ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसी पॉइंट पे प्राइस डिसाइड होगी। इसलिए ये क्या है, व्यक्तिगत केंद्रों पे ज़्यादा डिसाइड होंगे। दूसरी बात इन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था को बाजार पे छोड़ दो। कैसे, कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, और किसके लिए उत्पादन करना है, ये किस पे छोड़ दो, बाजार पे। कैसे डिसाइड होगा, क्या उत्पादन करना है, जिसकी बाजार में डिमांड होगी। कैसे उत्पादन करना है, जो कॉस्टली कम होगा। ऑब्वियसली बाजार में कोई व्यक्ति लाभ के लिए काम करेगा, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, एक उत्पादक उसी का उत्पादन ज़्यादा करेगा। कैसे उत्पादन करेगा, एक उत्पादन उन्हीं साधनों का यूज करेगा जिससे उसकी लागत कम हो। और किसके लिए उत्पादन करेगा, जो उसको खरीदार कर सके, खरीद कर सके। तो जिसकी इनकम अच्छी होगी, उसी प्रकार की वस्तुओं को उसी की व्यक्तियों के लिए उत्पादन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में क्या होता है कि सारे निर्णय कैपिटल इकोनॉमी या बाजारवादी इकोनॉमी में किससे होते हैं, बाजार से। और इसे बोलते हैं, इसमें राज्य की भूमिका लेसेस फेयर होती है, क्योंकि राज्य इसमें एक बार तटस्थ रहता है, उसको आर्थिक क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं होता। उसका काम केवल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और ईज ऑफ डूइंग की व्यवस्था करना। ठीक है ना। इसलिए इसमें राज्य क्या करता है, केवल सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। जैसे रोड बना देगा राज्य, जैसे राज्य रोड बना देगा या रेल बना देगा या इंफ्रा डेवलप कर देगा, या हम कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर देगा, इतना काम करेगा। लेकिन राज्य का काम, राज्य कंपनी नहीं बनाएगा, राज्य कंपनी स्थापित नहीं करेगा, कंपनी अपने आप काम करेगी। यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हम इसकी बात कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम भारतीय इकोनॉमी को वर्तमान संदर्भ में देखें तो धीरे धीरे इसी ओर बढ़ रही है, इसी ओर बढ़ रही है। जैसे राज्य क्या कर रहा है, राज्य अवसंरचना का विकास कर रहा है। इसके लिए आपने सुना होगा राष्ट्रीय अवसंरचना विकास परियोजना, जिसमें हम 111 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो राज्य क्या कर रहा है, अब अवसंरचना का विकास कर रहा है। और राज्य क्या कर रहा है, अब ईज ऑफ डूइंग को बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग में आपने देखा होगा, जो हमारा रैंक 133 थी, अब वर्तमान में 63 के पास आ गई। तो हम कितना ईज ऑफ डूइंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं हम ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जैसे एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो धीरे धीरे राज्य अपनी भागीदारी को बिजनेस में कम कर रहा है, बल्कि बिजनेस असिस्टेंस में ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे लिबरल इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, लिबरल इकोनॉमी के फायदे अच्छे हैं कि भाई इससे एफिशिएंसी होती है, मतलब जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा, ठीक है ना। इसमें एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसमें कंपटीशन भी होता है, इसमें प्रॉफिट भी बढ़ता है। इसलिए उदारवादी इकोनॉमी बहुत बढ़िया रहती है, ये उदारवादी विचारकों का मानना है। लेकिन दोस्तों, इसमें दुर्बलता क्या है कि देखो, उदारवाद किस पे काम करता है, प्रॉफिट पे। और व्यक्ति लाभ कमाने के लिए, आपको पता है, पर्यावरण का नुकसान कर देता है। लाभ कमाने के लिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि नदी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, पेड़ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मृदा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक कंपनी मैक्सिमम कॉस्ट को, मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा ये यूज़ करेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसलिए इससे क्या है कि पर्यावरण का विनाश है वो बढ़ता है दोस्तों। इसके अलावा उदारवाद से क्या है कि आर्थिक असमानता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उदारवाद में क्या है कि बोला है कि सभी व्यक्तियों को इक्वल कर दिया, कि सभी व्यक्ति इक्वल है, जिसकी जितनी क्षमता है उतना वो खरीद सकता है। लेकिन आपको पता है कि एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है। अमीर की क्षमता ज़्यादा है तो अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब की क्षमता कम है, गरीब और गरीब हो जाएगा। इससे इकोनॉमी में असमानता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इससे असमानता बढ़ती है, क्योंकि अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और अमीर हो जाता है। उससे नुकसान क्या होता है, जब असमानता बढ़ती है, आपको पता है, तो गरीब है वो, आपको पता है, इकोनॉमी का लगभग 90% लोग, मतलब गरीब, मतलब जो जिनकी इनकम कम होती है वो मोस्टली ज़्यादा होते हैं, और जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है वो कम होते हैं। इसलिए इकोनॉमी के लिए डिमांड खड़ी करने में जो गरीब है उनकी ज़्यादा होती है, जिनकी कम आय होती है उनकी ज़्यादा होती है। तो यदि इकोनॉमी में कम आय वाले लोग, उनकी आय यदि कम होने लगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी में डिमांड घट जाएगी, और डिमांड घटेगी तो उससे क्या है कि अमीर जो बिजनेसमैन है उनको भी ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इससे इकोनॉमी में और ज़्यादा असमान, मतलब और ज़्यादा खराब स्थिति आ जाएगी और मंदी की स्थिति बढ़ जाएगी। इसलिए आर्थिक असमानता है, इसका नेगेटिव पॉइंट है। दोस्तों, आर्थिक मंदी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है आर्थिक मंदी? क्योंकि इसमें सारे निर्णय लिए जाते हैं मार्केट के आधार पर। निर्णय कौन लेता है? मार्केट। अब जैसे ही मार्केट निर्णय लेगा तो मार्केट चलता है डिमांड एंड सप्लाई।
अब दोस्तों डिमांड के लिए ज़रूरी है इनकम, लेकिन जैसे लोगों की इनकम गिर जाती है डिमांड भी गिर जाती है, और डिमांड भी गिर जाती है फिर उसकी सप्लाई गिर जाती है, और डिमांड और सप्लाई दोनों गिरने पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप कम हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी कब निवेश करेगी, जब उसको लाभ होगा। तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट कंपनी कभी निवेश नहीं करेगी। इससे बाहर निकलने के लिए फिर आपको गवर्नमेंट या स्टेट को भाग लेना ही पड़ता है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कोविड-19 के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था हमारे के द्वारा, या अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव है, पैकेज है, उनका अनाउंसमेंट किया और इकोनॉमी को सुधारने में काम किया। इसलिए दोस्तों इसका सबसे नकारात्मक जो दूसरा प्रभाव है वो ये है। इसके अलावा अविश्वसनीयता का मतलब है कि इसमें लाभ के आधार पर काम करते हैं। अब लाभ कैसे, एक है जैसे विक्रेता और एक है खरीदार। अब विक्रेता हो सकता है कोई चीज़ आपको बेच रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें छिपा ले, कोई चीज़ आपने देखा होगा कि आपको फेक आइटम मिल जाता है, कई बार फेक आपको फूड मिल जाता, फूड है उसमें क्वालिटी कमज़ोर मिल जाती है। तो इससे क्या है कि क्योंकि वो लाभ पे काम करता है, और जो व्यक्ति लाभ पे काम करता है वो किसी परिस्थिति में बदल सकता है, दैट्स वाई उस पर ट्रस्ट कम होता है। तो इससे भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए दोस्तों उदारवादी की इन कमियों को दूर करने के लिए उदारवादियों ने थोड़ी बहुत और चीज़ें लेके आए, बदलाव आए, और बदलाव में एक पॉजिटिव उदारवाद आया। पॉजिटिव उदारवाद में ये बोला गया कि देखो स्वतंत्रता को महत्व देंगे, हम अधिकारों को महत्व देंगे, हम बाज़ार को महत्व देंगे, लेकिन बाज़ार के साथ साथ हम स्टेट के रोल को भी एक्टिव करेंगे, यानी कि राज्य की भूमिका भी रहेगी। और राज्य की भूमिका क्या रहेगी, वेलफेयर के रूप में। राज्य की भूमिका क्या रहेगी, टैक्स लगाने की। राज्य क्या करेगा, इकोनॉमी में टैक्स लगाएगा, और उस टैक्स से फिर क्या करेगा, वो जो समाज के वंचित और गरीब हैं या जिनकी आय कम है उनको क्या करेगा, वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगा। और जब समाज में निम्न लोगों की आय यदि बढ़ेगी तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में आर्थिक ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो बड़े जो बिजनेसमैन है या जो प्रोड्यूसर है उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा। इसलिए इन्होंने जो उदारवादी थे उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया, और चेंजेस क्या किया कि राज्य की भूमिका को एक्टिव बना दिया। हालांकि अभी भी सारे डिसीजन मार्केट के आधार पर होते थे, परंतु राज्य उसमें एक सहायक की भूमिका के रूप में एक्टिव हो गया। तो इसमें थोड़ा बहुत क्या हो गया, राज्य ने भी अपनी कंपनियां लगा ली, थोड़ा बहुत टैक्स इन्होंने लगा दिया। इसकी वजह से एक तरह से उदारवाद की कुछ कमियां थी उनको धीरे धीरे सकारात्मक उदारवाद में दूर किया गया था। इसके लिए GS मिल और TH ग्रीन के द्वारा बोला गया कि राज्य की भूमिका बहुत जरूरी है और जन कल्याण भी जरूरी है, समाज की वंचित वर्गों की भूमिका को भी जरूरी है। समाज कभी लाभ से नहीं चलता, बल्कि समाज में सभी का कल्याण होना जरूरी है। और वर्तमान आप देख सकते हैं सतत विकास की बात हो रही है, पर्यावरण का महत्व दिया जा रहा है, वर्तमान में समावेशी विकास की बात हो रही है, क्योंकि गरीबों की कल्याण के बिना इकोनॉमी कभी डेवलप हो ही नहीं सकती। तो इसलिए धीरे धीरे इन चीज़ों को देखने को मिला। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे राज्य की जब इंडस्ट्री होने लगी, राज्य का ज़्यादा एक्टिव होने लगा, तो इससे इकोनॉमी में कंपटीशन है वो गिरने लगा। जब हमारे यहाँ धीरे धीरे राज्य ने BSNL खोल दिया, राज्य ने PSU खोल दिया, राज्य ने NTPC खोल दिया, राज्य के बैंक हो गए। क्यों? क्योंकि राज्य का उद्देश्य हो गया जन कल्याण। लेकिन एक टाइम के बाद आपको पता है राज्य सब चीज़ों पे करता जा रहा है, तो राज्य का एकमात्र मोनोपोली हो गया। और मोनोपोली होने के साथ साथ उसमें आपको पता है राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। इससे उसकी अगर हम बात बोलें, इससे कहीं ना कहीं इकोनॉमी है वो जन कल्याण से नहीं चलती, इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई से चलती है, और इसके कारण ये इकोनॉमी कमज़ोर हो गई। तो जो भारत में 1991 में जो इकोनॉमी डाउन हुई, उसका मेन कारण था कि भारत ने सब्सिडी पे बहुत खर्च किया, भारत ने पेंशन पे बहुत खर्च किया, भारत ने गरीबों की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। इससे इकोनॉमी आर्थिक क्रियाकलापों पर निवेश नहीं हुआ, बैंकों की स्थिति खराब हो गई, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और इसकी वजह से भारत का उद्योग, व्यापार, सारे क्षेत्र डाउन हो गए। और यही कारण है कि भारत 1991 में मंदी के दौर में आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला गया, भारत के पास मुद्राएं खत्म होने लगी, फॉरेंसिक मुद्राएं, और इसके बाद भारत को रिफॉर्म करना पड़ा। और उन रिफॉर्मों में धीरे धीरे भारत किसकी ओर बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ा। और ये प्राइवेटाइजेशन का तरीका ही क्या है, नव उदारवादी। तो पहले उदारवादी थे, फिर उदारवादियों की कमियों को दूर करने के लिए सकारात्मक उदारवादी आए, और सकारात्मक उदारवादियों की कमियों को दूर करने के लिए फिर नव उदारवादी है। और नव उदारवादी में स्पष्ट रूप से बोल दिया कि राज्य की भूमिका केवल असिस्टेंस के रूप में रहेगी, राज्य की भूमिका केवल रेगुलेटिंग के रूप में रहेगी, राज्य कभी भी कोई कंपनी नहीं लगाएगा, ठीक है ना। इसलिए मार्गरेट थ्रेसर ने सबसे पहले नवोदारवाद को स्वीकार किया और सारे सरकारी उद्योग है उनको प्राइवेट को बेच दिया। भारत ने भी इसी चीज़ को अपनाया। भारत ने आज एयर इंडिया बेच दी,
भारत धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा है। इंश्योरेंस कंपनियाँ ज़्यादातर प्राइवेट हो गई, बैंक भी ज़्यादा प्राइवेट हो गए, तो धीरे धीरे भारत भी अब नव उदारवादी हो जा रहा है। और नव उदारवाद में धीरे धीरे क्या हुआ, रेलवे का निजीकरण करते जा रहे हैं, एयर इंडिया का निजीकरण करते जा रहे हैं, और हम ईज ऑफ डूइंग यानी कि बिजनेसमैनों को, निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, इकोनॉमी ग्रोथ करें। ये चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, इसको बोलेंगे न्यू लिबरल। उदारवाद तो यही था, लेकिन ये नए तरीके से आया। इसमें नया तरीका ये था कि ये राज्य की भूमिका सीमित करेगा, परंतु इसने बोला कि हाँ, सीमित लेवल पर समानता को इसने महत्व दिया था। और दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक की जितनी भी पॉलिसी है वो निजीकरण को बढ़ावा देती है। हाँ, आपने देखा होगा 1991 में जब भारत को ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने बोला था कि भारत को हम फंडिंग तो करेंगे, लेकिन भारत अपने यहाँ सरकारी उद्योगों को कम करेगा, टैक्स को कम लगाएगा, विदेशों से व्यापार करेगा। ये सारी नीति है ये नव उदारवाद की। तो अभी आपने इकोनॉमी के 3 रूप देखे होंगे, उदारवादी, नव उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी। अब इनमें चुनौती जो थी दोस्तों, चुनौती क्या थी कि नव उदारवादी आपने अपना लिया, लेकिन असमानता फिर बढ़ेगी, क्योंकि ये किस पे आधारित होगी, क्षमताओं के आधार पर। राज्य की भूमिका तो थी नहीं कि वो क्या करें, असमानता कम करें। और आपने देखा होगा ऑक्सफोम रिपोर्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं कि ऑक्सफोम जो रिपोर्ट है उसने स्पष्ट बोला है कि 1% लोगों के पास पूरी इनकम का लगभग 2/3 भाग उपलब्ध है, और लगभग 80% पॉपुलेशन के पास, या 2/3 जो पॉपुलेशन है उनके पास टोटल इनकम का 1% है। यानी कि इतनी असमानता है कि 1% लोगों के पास देश की 2/3 इनकम है, और दूसरा 2/3 लोगों के पास केवल 1% इनकम है। तो ये इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। आपको बताया पर्यावरण गिरावट आ रही है, IPCC की नई धाराएं, IPCC जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी नई रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है ना, इससे असमानताएं बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो इतनी ज़्यादा इकोनॉमी में चुनौती आ गई, और इन्हीं चुनौतियों का एक कारण था कि 2020 में कोविड-19 आया, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हमेशा इकोनॉमी लाभ पे नहीं चलती, उसको बूम करने के लिए आपको वंचित वर्गों को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। और इकोनॉमी का मतलब ऐसा नहीं कि हमारी इनकम बढ़ जाए, बल्कि हमें हमारी ग्रोथ, हमें वेलफेयर भी बढ़ाना है, सोशल जस्टिस भी बढ़ाना है। इसलिए इन चीज़ों को लेकर के यहाँ आया। दोस्तों, इसके बाद ये अब तक जो हमने चीज़ देखी थी इसमें बहुत सारी है, और अब इसके बाद हमारा जो मेन रहेगा, मैं धीरे धीरे इसको लेके चल रहा हूँ, पर आपको 2 चीज़ इस टॉपिक में समझनी है आज। एक तो आपको समझना है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है और कैसे संबंध है, और दूसरा दोस्तों आपको समझना है कि उदारवाद या पूंजीवाद का क्या है। तो दोस्तों, पूंजीवाद की अगर बात करें तो ये चीज़ सबसे चल रही थी। पूंजीवाद में बोला गया कि राज्य किसी भी तरीके से सक्रिय नहीं रहेगा, राज्य की कोई भागीदारी नहीं रहेगी। परंतु आपको पता है कि राज्य की इसी कारण की वजह से, कि राज्य कोई सहयोग नहीं करेगा, इसी कारण की वजह से 1930 में हो गई आर्थिक मंदी। अब दोस्तों, आर्थिक मंदी के समय आपको पता है जब मंदी रहती है तो कोई निवेशक निवेश नहीं करना चाहेगा, निवेश नहीं करेगा। कौन? प्राइवेट निवेशक। क्यों? क्योंकि इससे उसको प्रॉफिट नहीं होगा, और जब वो निवेश नहीं करेगा तो आर्थिक क्रियाकलाप कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। और जब तक दोस्तों आर्थिक क्रियाकलाप नहीं बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर गरीबी बढ़ेगी, फिर इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। इसलिए बोला गया कि हमेशा प्राइवेट या उदारवादी या पूंजीवादी इकोनॉमी सफल नहीं होती। पूंजीवादी इकोनॉमी में पूंजीवादी इकोनॉमी उसमें मंदी ज़्यादा आ जाती है। इस मंदी को दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमी का, जैसे बोला गया केन्सियन इकोनॉमी। अभी तक हम पढ़ रहे थे एडम स्मिथ की कौन सी इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, लेकिन इसके बाद केन्सियन इकोनॉमी आई, और केन्सियन इकोनॉमी ने बोला कि अगर इकोनॉमी को मंदी से निकालना है तो राज्य की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है। राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, राज्य को इंसेंटिव देने होंगे, राज्य को पैकेज करने होंगे। और इसीलिए दोस्तों आपने देखा कि 1930 की आर्थिक मंदी के बाद ये केन्सियन इकोनॉमी की जो अप्रोच है वो ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, क्योंकि 1930 की आर्थिक मंदी के बाद आपने देखा होगा 1930 की जब आर्थिक मंदी हुई तो क्या हुआ इसमें कि आपको बताया कि डिमांड बहुत कम हो गई थी, निवेशकों के पास पैसा नहीं था, एक तरह से हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में गति बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इससे बाहर निकलने के लिए फिर राज्यों को अपनी अपनी योजनाओं को अनाउंसमेंट करना पड़ा। अमेरिका में आपने देखा होगा USA के अंतर्गत क्या हुआ कि राज्यों ने सबको रोजगार भत्ते देना चालू कर दिया, किसानों को क्या कर दिया, रोजगार भत्ते देंगे तो क्या होगा कि लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में, तो ऑब्वियसली आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपने देखा होगा
कि मतलब उस टाइम अमेरिका द्वारा किसानों के लिए भी ऋण दिया गया था, सब्सिडी दी गई थी। तो ये क्या है, ये क्या है, राज्य की सक्रिय भूमिका है। तो 1930 की आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए केन्सियन इकोनॉमी आई। केन्सियन इकोनॉमी बोला कि भाई हमेशा प्राइवेट क्षेत्र या हमेशा मार्केट ही इकोनॉमी को सस्टेन नहीं कर सकता। यदि मार्केट में कोई कमी आई है तो उसको दूर करने के लिए राज्य की भूमिका बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद राज्य की भूमिका बढ़ी और इस प्रकार जो केन्सियन इकोनॉमी कहती है कि राज्य इकोनॉमी में एक सक्रिय भूमिका के रूप में सहायक रहेगा। तो वहीं से समाजवाद जैसी बात है वो चलती है और केन्सियन इकोनॉमी वहीं से चलती है। तो यदि आपसे पूछ जाए कि केन्सियन इकोनॉमी क्या है, तो केन्सियन इकोनॉमी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होनी चाहिए, जो मुख्य रूप से मंदी के समय सरकार उसको वहाँ से निकालता है। अब सरकार मंदी के समय कैसे निकालती है? जैसे एक तो राजकोष से प्रोत्साहन देती है, जैसे हमारे यहाँ देखा होगा आपने, या कोविड-19 आया है तो सरकार फिस्कल इंसेंटिव दे रही है। जैसे PLI प्रोडक्ट लिंक स्कीम चला दी, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव चला दिया कि जो कंपनी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट करेगी उसको सरकार सब्सिडी देगी, कुछ फंड देगी, इससे कंपनी और निवेश करेगी। इसी प्रकार से बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवा रही है, इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना लाई। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर रहे हैं हम, ताकि भारतमाला सागरमाला के माध्यम से हम राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएं, जिससे इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर है वो निवेश करें और उनकी वो करें। इसके अलावा देख सकते हैं कि कोविड-19 के दौरान भारत ने आत्मनिर्भर पैकेट लाया। इसके अंतर्गत MSME के लिए अलग प्रोविज़न थे, किसानों के लिए अलग थे, महिलाओं के लिए अलग थे, महिलाओं और उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग प्रोविज़न थे कि उपभोक्ताओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा, MSME को सस्ता ऋण दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा निवेश कर सके। तो राज्य को ही देना पड़ेगा नहीं, और राज्य जब उनको सस्ता ऋण दे रहा है इसका मतलब लाभ तो नहीं कमा रहा। राज्य का मुख्य उद्देश्य उस टाइम क्या है, वेलफेयर है, कि इकोनॉमी में एक्टिविटी आ जाए। तो ये बोला गया केन्सियन इकोनॉमी में कि राज्य की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर मंदी के समय। और ये राज्य दो तरीके से करता है, एक तो राजकोषीय तरीके से। अब राजकोषीय प्रोत्साहन का मतलब है कि सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से, किसकी रोल रहता है इसमें, सरकार का। और मौद्रिक नीति का मतलब है RBI, अपनी नीतियों के माध्यम से। तो RBI का काम क्या करेगा, RBI क्या करेगी, ब्याज दरों को सस्ता कर देगी। जब ब्याज दरों को सस्ता करेगी तो लोगों को लोन सस्ता मिलेगा। तो एक तो उपभोक्ताओं को जब लोन सस्ता मिलेगा तो क्या करेंगे, डिमांड खड़ी करेंगे, और उत्पादक को यदि लोन सस्ता मिलेगा तो निवेश करेगा। और जब निवेश से क्या होगी, सप्लाई, और डिमांड से क्या होगी, दोनों, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ेंगी तो आर्थिक क्रियाकलाप एकदम से बढ़ना चालू हो जाएंगे। इसलिए मंदी की स्थिति में मौद्रिक प्रोत्साहन RBI निभाती है। एग्जाम्पल आपने देखा, ऑपरेशन ट्विस्ट निभाया हमने, LTRO मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को ऋण देने लग गए, जो बैंकों को RBI ने प्रोवाइड करवाया था कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्ते मूल्य पर लोगों को क्या दे सकते हो, ऋण दे सकते हो। तो ये मैं ये कहना चाहूँ कि अभी तक हमने दो थ्योरी पढ़ी। एक थ्योरी थी जो एडम स्मिथ से निर्धारित थी। एडम स्मिथ ने बोला था कि भाई इकोनॉमी में राज्य की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, राज्य का काम है कि वो केवल देखता रहे और सभी को निष्पक्ष बना रहे, राज्य कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। इसका परिणाम क्या हुआ था कि जैसे मंदी की स्थिति आती है राज्य प्राइवेट सेक्टर छोड़ के भाग जाता है। तो फिर इकोनॉमी को बूम करने के लिए केन्सियन थ्योरी आई, और केन्सियन ने बोला कि नहीं, कभी भी, केन्सियन ने ये बोला कि कभी भी बिना राज्य की सक्रियता से मंदी से बाहर नहीं निकल सकते। इसके लिए आपको दो चीज़ बताऊंगा। एक था JB से नाम का एक इकोनॉमिक्स था, जिसने बोला कि आप सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ाओ यानी कि सप्लाई कौन बढ़ाएगा, प्रोड्यूसर बढ़ाएगा, और प्रोड्यूसर कौन रहेगा, प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट। तो इसने बोला, ये मार्केट इकोनॉमी से प्रभावित था। इसने बोला कि देखो आप सप्लाई बढ़ाओ, आपूर्ति करो चीज़ों की, जैसे जितनी ज़्यादा चीज़ें आपूर्ति होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा कि अपने आप डिमांड बढ़ जाएंगी। ये JB से नामक एक इकोनॉमिक्स का नियम था, उसने एक थ्योरी दी है कि आप सप्लाई बढ़ाओ, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। हुआ क्या था कि 1920 से लेकर के 1930 के दशक में सारी कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब दोस्तों, जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी एकदम से आपको पता है कि प्राइस घट जाती है। प्राइस घटी तो जिन कंपनियों ने प्रोडक्शन किया उनकी कॉस्ट बढ़ गई, उनकी कॉस्ट बढ़ी तो उनको प्रॉफिट नहीं मिला, और जब प्रॉफिट नहीं मिला तो सारी कंपनियों का जो माल धरा के धरा रह गया, दुनिया ने खरीदा नहीं था, और इससे सारी कंपनियां चली गई मंदी में। और 1930 की मंदी का कारण ये JB की थ्योरी बनी। इससे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया, वो किया। इसको दूर करने के लिए, 1930 की मंदी को दूर करने के लिए केन्सियन थ्योरी आई। केन्सियन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केन्सियन थ्योरी आई, और केन्सियन ने बोला कि JB ने जो बात बोली उसको अपोजिट कर दो,
और उसको उल्टा कर दो। उल्टा क्या करना है कि आप डिमांड बढ़ाओ, सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। और डिमांड बढ़ाने के लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभानी होगी, क्योंकि राज्य क्या करेगा, किसानों के लिए सब्सिडी देगा, राज्य क्या करेगा, उपभोक्ताओं को सब्सिडी देगा, राज्य क्या करेगा, सस्ता लोन देगा। जब सस्ता लोन देगा, सब्सिडी मिलेगी, तो लोगों के पास क्या आएगी दोस्तों, इनकम आएगी। और जैसे ही दोस्तों लोगों के पास इनकम आएगी, लोग वस्तुओं क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। और जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो एक उत्पादक उत्पादन करेगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो इससे इकोनॉमी अपने आप बूम हो जाएगी। इसलिए केनेसियन थ्योरी ने ही, जो केनेसियन थ्योरी है, इस केनेसियन थ्योरी के द्वारा ही 1930 की मंदी से बाहर निकाला। और वर्तमान में जो वर्तमान सिचुएशन चल रही है कोविड-19 में, वो केनेसियन थ्योरी ही है। जहाँ चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, वो अपने आप को कैपिटल तो बोलते होंगे, लेकिन वो कैपिटलिस्ट है नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं स्टेट को भूमिका निभानी पड़ती है। इससे एक बात आपके समझ में आनी चाहिए दोस्तों, कि आज दुनिया में कोई इकोनॉमी ना तो पूर्णतः कैपिटल है और ना ही पूर्णतः सोशलिस्ट है। यानी कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जिसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं हो, और कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं है जहाँ सरकारी सेक्टर नहीं एक्टिव हो। हर देश, अमेरिका में हो सरकारी सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं अमेरिका एक्टिव होती है, वो पैकेजों की घोषणा करती है, टैक्स लगाती है, समाज के वंचित वर्गों के लिए कुछ स्कीमें भी लॉन्च करती है। ठीक उसी प्रकार से चाइना जैसा है, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहता है, लेकिन वो भी वहाँ भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं। तो पूरा निष्कर्ष निकल के आया कि आज की इकोनॉमी, सारी दुनिया की इकोनॉमी वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई इकोनॉमी ना तो पूर्णतः सोशलिस्ट है, ना पूर्णतः कैपिटलिस्ट है। तो अभी हम इसको यहीं तक पढ़ते हैं, आगे हम सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट है इनको पढ़ेंगे, और इसके बाद इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जेबी-से का नियम क्या कहता है और केनेसियन थ्योरी क्या कहती है। जेबी-से का जस्ट अपोजिट केनेसियन थ्योरी है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से करना है, और आपको आगे और बड़े वीडियो मिलेंगे। आप एक बार जो भी चीज़ में इसमें आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बेसिक है, इनको ज़रूर समझना। तो बहुत सारी चीज़ें और भी है इसमें इकोनॉमी का, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक वीडियो और लग जाएगा लगभग, क्योंकि थोड़ा समझाने में टाइम लगता है इसलिए। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और विशेषकर यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो सब्सक्रिप्शन 1000 तक हो जाए। तो इससे क्या है कि हम लाइव भी आपके साथ जुड़ सकें। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।